अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। आज की वीडियो का मौजू है एनीमिया या खून की कमी। वैसे तो हम पूरे चैप्टर्स लिख सकते हैं एनीमिया के बारे में, क्योंकि इतना वसी टॉपिक है ये। लेकिन आज की वीडियो का फोकस होगा 4 चीज़ों पे। एक तो ये कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, नंबर 2 कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, नंबर 3 ये कि इसकी टेस्टिंग कैसे कराई जाए, डायग्नोस कैसे करें, नंबर 4 ये कि इसको हम ट्रीट कैसे करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को हिट करें, साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो इससे पहले हम देखें कि एनीमिया के कॉजेज़ वगैरह क्या हैं, लेकिन देखें कि एनीमिया का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि आपके जो रेड सेल्स हैं और हीमोग्लोबिन है वो उसकी कमी को कहते हैं एनीमिया। तो जिस्म में हमारे खून में 3 किस्म के सेल्स होते हैं। एक तो हैं रेड सेल्स, दूसरे हैं वाइट सेल्स और तीसरे हैं प्लेटलेट्स। तो रेड सेल की कमी को कहते हैं एनीमिया, ये जो अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए। इससे पहले हम ये देखेंगे सिम्टम्स क्या हैं इसके। ये देखें कि रेड सेल्स के जिस्म में फंक्शन क्या है, ये करते क्या है। तो जैसे जिस्म में जब ऑक्सीजन आती है लंग्स में, फेफड़ों में, वो जिस्म तक पहुँचाने में रेड सेल्स की ज़रूरत होती है। तो जो ऑक्सीजन है वो अटैच हो जाती है हीमोग्लोबिन से, तो उसमें कहते हैं उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन या रेड सेल का काम ये है कि जो फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरे जिस्म तक पहुंचा दें। तो लिहाजा अभी देखें इसके जो सिम्टम्स होंगे उसी के हिसाब से होंगे। ये सिम्टम्स डिपेंड करते हैं 2 फैक्टर्स पे। एक तो ये कि कितनी तेज़ी से डेवलप हुआ है और कितना सीवियर है। तो जितनी तेज़ी से डेवलप होगा उतने ज़्यादा सिम्टम्स होंगे, और जितना स्लोली डेवलप होगा उसके सिम्टम्स उतने माइल्डर होंगे रिलेटिवली स्पीकिंग। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एनीमिया तो काफ़ी सीवियर है, लेकिन क्योंकि बहुत ही स्लोली डेवलप हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स, बल्कि महीनों और सालों में जाके, तो आपको इतना ज़्यादा सिम्टम ज़्यादा सीवियर नहीं है। लेकिन अगर तेज़ी से अगर आपकी एनीमिया डेवलप है, लेट्स से कि 1, 2, 3 दिन में आपकी हीमोग्लोबिन 14 से 13, 12 रह गई, फिर 11, 10 रह गई, तो उसके सिम्टम आपको हो सकता है ज़्यादा हो। और दूसरा डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है। अगर माइल्ड है तो आपको हो सकता है कोई सिम्टम्स नहीं हो, और लेकिन अगर मॉडरेट और सीवियर है तो उसके ज़्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जैसे कॉमन सिम्टम है वो थकन हो रही है, फिटीग हो रही है, चले फिरे थकन हो गई, चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही हो, या खड़े हुए तो चक्कर आने लगे, खासतौर पे ब्लड प्रेशर जब लो होने लगा हो, इरिटेबिलिटी हो रही है, मूड चिड़चिड़ापन हो गया है, नींद ज़्यादा आने लगे। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो उसमें ख़ासतौर पर अगर किसी को जो अंडरलाइंग, जिसको दिल की या फेफड़ों की बीमारी हो, जैसे एम्फिसीमा है या दिल की बीमारियाँ हैं, तो उसमें चेस्ट पेन होने लगा, दिल में दर्द हो रहा हो, या ये कि सांस फूलने लगे। अच्छा, अब देखें कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं। इसकी वजूहात समझने से पहले ये देखें कि ये रेड सेल्स जिस्म में बनता कैसे है, इसकी फिजियोलॉजी पे गौर करें। रेड सेल्स बनते हैं जिस्म में बोन मैरो में, या जिसको हड्डियों का गुदा कहते हैं। उसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे जैसे आयरन की, B12 की, और एक केमिकल या हार्मोन का नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन। और जो इरिथ्रोपोइटिन होता है वो निकलता है किडनीज से। तो ऑब्वियसली जब अगर किडनीज की अगर कोई प्रॉब्लम हो या किडनी फेल होने लगे तो इरिथ्रोपोइटिन कम हो जाएगा। तो और देखिए कि हीमोग्लोबिन जो है वो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक है हीम और एक है ग्लोबिन। हीम जो है उसके अंदर आयरन होती है और वहीं पे ऑक्सीजन अटैच होती है, इसलिए इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। रेड सेल्स की एक जो एवरेज लाइफ है वो 120 दिन के करीब होती है। उसके बाद ये होता है जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बॉडी में जो खासतौर पे जो ऑर्गन है, स्प्लीन कहते हैं तिल्ली उर्दू में, वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो प्रोड्यूस हुआ बोन मैरो में या हड्डियों के गुदों में 120 दिन की रफली इसकी एवरेज लाइफ है, और उसके बाद जाके स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, ये याद रखें कि जो हम कहते हैं एनीमिया है, ये बज़ाते खुद एक बीमारी नहीं है, ये डिजीज़ नहीं है। तो हमने बहुत से लोगों से जैसे बात की, पूछा कि भाई क्या है, उनका डॉक्टर ने कहा एनीमिया है। लेकिन एनीमिया किस वजह से है, तो ये देखें कि अगर एनीमिया का अगर खुद जो है वो एक लास्ट समझ लें कि वो खुद ही एक सिम्टम या साइन है किसी दूसरी बीमारी का। इसे जो कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो गया, लेकिन उसमें भी फिर सवाल होता है कि आयरन डेफिशिएंसी या आयरन की कमी किस वजह से हुई है। तो अब आ जाए वापस कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं। तो वैसे तो अगेन बहुत मुख्तलिफ इसकी तरीक़े हैं कि इसको हम इसकी डिफ़ाइन करें, लेकिन जो इसकी जो बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी इस तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो या तो ये है कि इसकी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, यानी आपके रॉ मटेरियल नहीं है, आयरन की कमी है, B12 की कमी है, या इरिथ्रोपोइटिन की कमी है क्योंकि वो किडनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। या ये कि अगर बोन मैरो है
वो सप्रेशन हुई हुई है उसकी किसी और वजह से, उसकी वजह से जैसे कोई मेडिकेशन है, वो अगर मेडिकेशन लेने से वो बोन मैरो को सप्रेस कर रहे हैं, या ये कि बोन मैरो रिप्लेस हो गई किसी दूसरे एबनॉर्मल सेल से। क्लासिकल एग्जाम्पल है वो कैंसर है, चाहे वो कैंसर जो वो बोन का अपना कैंसर हो, या ये कि किसी और जिस्म में था, लंग्स का या ब्रेस्ट का कैंसर वो, या कोलोन का कैंसर वो चला गया हड्डियों में, ठीक है। और ये एक कंडीशन जैसे कहते हैं उसको एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, उसके अंदर जैसे कंडीशंस हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लूपस है, इस किस्म की कंडीशंस है वो भी बोन मैरो को सप्रेस कर सकती हैं। तो ये तो हो गया कि आपकी प्रोड्यूस सही नहीं हो रहा है। दूसरा जो है कि ये प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन ब्लड लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसमें जो है दो किस्म की कंडीशन है, या तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा हो। तो जो ब्लड लॉस है जो मेरे ख्याल में जो मोस्ट कॉमन टाइप है एनीमिया की, ख़ासतौर पर ख़वातीन में, वो है हेवी पीरियड्स की, जिनको मेंसेस बहुत ही अगर हैवी हों। तो वो या तो ये कि जैसे बजाय 4 दिन रहने के 8-9 दिन रह रहे हो, या ये कि बहुत ही हैवी 4-5 दिन तो है लेकिन बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती हो, या ये कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो, ये बजाय कि जैसे 28 या 30 दिन के बाद हो, हर 15-16-17 दिन के बाद हो जाए। और दूसरी फॉर्म क्या है ब्लड लॉस की, वो है कि जैसे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, यानी कि आपका कोलोन या स्टमक, मैदे में या जो आंतों के ज़रिए, उसमें कैसे है, उसकी क्या क्या के और कंडीशंस हैं। जैसे स्टमक का, जैसे मैदे का अल्सर है, या एक और कंडीशन है जिसको कहते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर, उसमें जो मैदे की जो वरीदें हैं, वेन्स हैं, वो बड़ी हो जाती हैं और बाद दफ़ा रप्चर हो जाती हैं, तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। तो उसमें ये या तो ये कि उल्टी होने लगती है खून की, या ये कि अगर बहुत ज़रा सी स्लो ब्लीडिंग हो तो वो उसमें ब्लैक स्टूल्स आते हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि जो ब्लैक स्टूल्स हैं उसके ज़रूरी नहीं कि उसका यही मतलब है कि वो खून ब्लीडिंग हो रही हो अंदर आपकी स्टमक में। उसकी एक कॉमन कंडीशन है, जैसे अगर आपने आयरन ले रहे हो तो उसकी वजह से भी ब्लैक स्टूल्स हो सकते हैं। और किसी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है कोलोन में, जैसे कैंसर की। तो कैंसर में ज़रूरी नहीं है कि ब्लड लॉस जो है वो बहुत ही ऑब्वियस हो। अगर बहुत ही स्लो ब्लीडिंग हो या बहुत ही कम ब्लीडिंग हो तो नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन स्टूल टेस्ट जब कराते हैं उसमें आराम से नज़र आ जाता है कि हाँ ब्लीडिंग हो रही है, या इसके अंदर ब्लड सेल्स हैं, या ऑब्वियस ब्लीडिंग है जैसे हेमरॉइड्स की वजह से। एक और कंडीशन है, ये ग्रुप है डिजीज़ का, वो जैसे हैं जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। उसके अंदर क्रोन्स डिजीज़ है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या किसी और किस्म का कोलाइटिस हो जिसके अंदर ब्लीडिंग हो जाए। तो ये तो सारी कैटेगरी थी कि अगर आपको ब्लड लॉस हो रहा हो। अब तीसरी कैटेगरी पर आ जाए, वो है हीमोलिसिस, यानी आपका ब्लड की डिस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रही हो। उसमें भी बहुत सी कंडीशंस हैं या कैटेगरीज हैं। एक तो है जिसको कहते हैं कंजेनिटल या हेरिडिटरी हो, फैमिलीज में रन कर रही हो। उसमें जो सबसे बहुत ज़्यादा जो कॉमन है इस ग्रुप में, वो उसको कहते हैं थैलेसीमियाज। ख़ासतौर पर जिनका बैकग्राउंड है वो मेडिटेरेनियन का या इजिप्शियंस हैं, जैसे उनमें उनका जो बैकग्राउंड है, टर्क्स हैं, ईरानी हैं, उनका ये सारे जो बैकग्राउंड्स के लोग हैं उनमें भी थैलेसीमियाज काफ़ी कॉमन है। अच्छा, ये जो हीमोलिसिस है वो ये एक्वायर्ड भी हो सकती है बाज़ दफ़ा, खास वजह से इम्यून रिएक्शन होता है, ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है रेड सेल्स के अगेंस्ट। तो जस्ट टू समराइज अगेन कि ये 3 कैटेगरीज हैं, या तो ब्लड की प्रोडक्शन सही नहीं है, या ब्लड लॉस हो रहा हो, या आपकी हीमोलिसिस हो रही हो। तो ये वजूहात जो कॉजेज़ हैं, ये मकसद ये नहीं कि आपको हम पूरा मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर बनाना हो, बल्कि ये कि जितना ज़्यादा आपको मालूम होगा उतने ही आपको अपने डॉक्टर से अच्छी तरह से सवाल कर सकते हो। और फिर जब इसकी जो ट्रीटमेंट का आएंगे तो वो भी आपको आसानी होगी कि देखने के लिए कि इसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है इसकी कॉजेज़ के ऊपर। तो अगर जैसे आयरन डेफिशिएंसी है तो आप उसको आयरन को रिप्लेस कर दें। अगर B12 डेफिशिएंसी है, कमी है उसकी, तो आप B12 लेना शुरू कर दें। इसी तरह लेकिन जो आयरन है वो भी डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से कितना सीवियर है। तो बाज़ दफ़ा आयरन की जो है वो ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है, लेकिन आमतौर पर आयरन की टैबलेट से भी काम चल सकता है। हम इसके एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर पूरी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर पूरी डिटेल्स करेंगे से डिस्कशन होगी आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर। फिर ये कि जैसे अगर किडनी की फेल हो रही है उसकी वजह से एनीमिया है तो उसको इरिथ्रोपोइटीन इंजेक्शन देते हैं। और ऑब्वियसली अगर ब्लड बहुत तेज़ी से लॉस हुआ हो या बहुत सीवियर एनीमिया हो तो वो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। और अगर जैसे कोई मेडिकेशंस हैं जो कि हीमोलिसिस कर रही हो या बोन मैरो सप्रेस किया हो तो उसको फिर देखना होगा, डिस्कशन करनी होगी आपको अपने डॉक्टर से प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर।
तो जैसे अगर कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं, उसकी वजह से अगर बोन मैरो डिप्रेस हुआ है या सप्रेस हुआ है और उसकी वजह से एनीमिया हो, तो फिर उसको आपको रेड सेल्स ट्रांसफ्यूजन करनी होती है जनरली स्पीकिंग, क्योंकि वो उसको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर जैसे आपने ब्लड प्रेशर की कोई मेडिकेशन ली हो, उसकी वजह से या तो हीमोलिसिस हुई हो या बोन मैरो सप्रेशन की वजह से एनीमिया हो, तो वो उसको, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, तो वो अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करें कि इसको रोक के कुछ और कौन सी शुरू करें। अच्छा, भाई देखेंगे आप इसको डायग्नोज कैसे करें, इसकी टेस्टिंग कैसे करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्ट्री है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा हो, हेवी पीरियड्स हो रहा हो, तो ये हिस्ट्री बहुत ही सजेस्टिव है। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है एनीमिया की, तो वो सजेस्टिव है कि भाई जितनी जैसे थैलेसीमियाज हैं या और दूसरी सिमिलर कंडीशंस, उसकी वजह से हो सकता हो। उसका जो बेसिक टेस्ट है उसको कहते हैं ब्लड काउंट या CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो डिपेंडिंग कि आपका जो इनिशियल टेस्ट है ब्लड काउंट का, CBC का, उसमें अगर देखा कि हाँ हीमोग्लोबिन कम है और रेड सेल्स कम है, तो वो जो फर्दर टेस्टिंग है वो डिपेंड करती है कि CBC में और उसमें जो स्मीयर डालते हैं उसमें रेड सेल्स का साइज़ देखते हैं कि छोटा है, बड़ा है या नॉर्मल है। उसके हिसाब से आपके डॉक्टर जो है, आपका जो हीमेटोलॉजिस्ट है, फर्दर टेस्टिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल उसमें आयरन स्टडीज़ कर सकते हैं, B12 अगर डेफिशिएंसी का शक है तो B12 की टेस्टिंग हो सकती है। कोई अगर अंडरलाइन कंडीशन सस्पेक्ट कर रहे हो, जैसे किसी को अगर गठिया की प्रॉब्लम हो, तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के टेस्ट है या लूपस के टेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर ब्लड लॉस हो रहा हो तो उसमें ऑब्वियसली अगर जैसे ऊपर का अगर शुबा है तो एंडोस्कोपी कर सकते हैं, स्टमक की, मैदे की और जो आपकी जो छोटी आंत है उसकी। और अगर कोलोन का है कुछ शुबा तो आप कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं, या स्टूल का जो टेस्ट है, सिंपल स्टूल टेस्ट है, उसमें देख सकते हैं कि ब्लड लॉस हो रहा है कि नहीं। और जब ये सारी चीज़ें अगर किसी ने देख ली कि कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि कहाँ से ना ब्लड लॉस का हो रहा है ना हीमोलिसिस हो रही है, तो बाज़ दफ़ा आपका जो हीमेटोलॉजिस्ट है वो आपको बोन मैरो एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। तो जस्ट टू समराइज़ कि डायग्नोस कैसे करें, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स वगैरह देख, लेकिन जो बेसिक टेस्ट है वो ब्लड काउंट है और उसकी बेसिस पे फर्दर टेस्टिंग होती है। तो आज की वीडियो का जो मकसद ये था कि सारे जो एनीमियाज हैं उसको पर हम डिटेल्स में डिस्कस करें। आज का सारा जो फोकस था वो एक आपको ओवरव्यू देना था कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं या वजूहत क्या होती हैं, किस किस्म से होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन हिट करें और साथ में बेल आइकॉन का भी, ताकि जैसी नई वीडियो अपलोड आप तक फौरन पहुंच जाए, और साथ में लाइक का बटन भी, और साथ में कमेंट सेक्शन भी इस्तेमाल करें अगर आपको सवाल करना हो या कोई भी आपकी सजेशंस हैं वो देने के लिए। तो अगले प्रोग्राम तक डॉक्टर एजाज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।